हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स, अब देखो, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कि एक यहाँ हमने एटम लिया और एटम में एक न्यूक्लियस होता है ना। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों रहते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते रहता है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सबको पता होगा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? यदि कोई अल्फा पार्टिकल हम लोग इसे पास कराते हैं, है ना, किसी जैसे आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि भाई, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ भी एटम की डिस्कशन होती है वहाँ भाई एक जो है ना सोने की पतली परत चद्दर ले लेते हैं, बहुत पतला सा फॉयल, और उस पर हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल को जब बम्बार्डिंग कराते हैं तो क्या होता था, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इससे दूर ऐसे डेविएट हो जाता था, कुछ ऐसे डेविएट हो जाता था, और हज़ारों में एक अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न आता था। तो इससे पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिंपल, यहाँ भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, जिससे कि यह क्या हो रहा है, ये रिटर्न आ रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न आ रहा है। ये पूरी कहानी। तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ जो रिटर्न इसलिए आ रहा है कि इसको अपन नाम दिए न्यूक्लियस। क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियस नाम दिया। और न्यूक्लियस में कहा कि न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी के बारे में हम लोग डिटेल, छोटा सा पार्ट है लेकिन इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या क्या वर्क करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने लिखा है, इट डील विथ स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कंटेन पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह जो होता है इस फिजिक्स में, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में, हम लोग जो स्टडी करेंगे वह किसका करेंगे? वह करेंगे न्यूक्लियस का। और यह न्यूक्लियस क्या रखता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रखता है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसको एक साथ हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियॉन्स कहने का मतलब हुआ इसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। क्लियर है? तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी पता होगा, हम लोग उसको थोड़ा सा एक बार कह सकते हैं रिवीजन कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 kg। ये हमको फ्रीक्वेंटली याद रहना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है, सेम मास होगा 1.67 10⁻27 kg। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तरीके हैं कि हमने एक कोई एटम है, यहाँ लिखते हैं जेड, यहाँ लिखते हैं ए, और इसको भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं जेड ए, या फिर इसी को इधर भी लिख सकते हैं जेड और ए, ऐसे ना। जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलेंगे बेटा? एटॉमिक नंबर। हमने लिख दिया है, इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। जेड का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, ये कहाँ से पता चलेगा? इस जेड से पता चलेगा, है ना। तो इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। चलो, ए को क्या बोलेंगे? ए को हम लोग बोलेंगे बेटा मास नंबर। मास नंबर मतलब इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर का मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। अरे भाई देखो देखो, यहाँ हमने न्यूक्लियस बताया था ना, इसमें क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा? या बनाएगा ए, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अपन ए बोलेंगे इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। चलो हम लोग आगे की बात करें। एक टर्म आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हमने लिखा, दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? यानी जेड इक्वल होगा बट ए डिफरेंट होगा। हम दो एटम ले लें और दोनों एटम में जेड इक्वल हो जाए और डिफरेंट मास नंबर हो जाए, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। जैसे मान लो यहाँ एक्स और वाई दो हमने ले लिया, अगर इसका जेड और इसका जेड इक्वल है और ए दोनों का डिफरेंट है, ए इक्वल नहीं है, तो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोगों को बात करते हैं यहाँ आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल मास नंबर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि हमने यहाँ एक्स वाई लिया था, यहाँ आर और क्यू कुछ ले लें ऐसे, है ना, आर और क्यू, और यहाँ जेड है और यहाँ जेड है।
यहाँ ए है और यहाँ ए, ऐसे कुछ है ना। तो बेटा देखो यहाँ ये दोनों का इक्वल हो जाए बट जेड यहाँ दोनों का डिफरेंट हो जाए, जेड इक्वल न हो, तो उस केस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आइसोबार। यानी आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट आइसोबार होते हैं ना। आइसोटोप्स यदि आपको ध्यान है तो आइसोबार भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उल्टा कर लेंगे। जैसे यहाँ इक्वल जेड था, यहाँ क्या है और डिफरेंट ए था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, इक्वल ए हो जाएगा और डिफरेंट जेड हो जाएगा। ये आप समझ में पहले से भी आप पढ़े होंगे, अगर जो नहीं जानता वो समझे कि ये चीज़ें होती हैं ऐसे। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोबार किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला है बेटा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है, दोज न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन तो इक्वल होंगे बट प्रोटॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी कह सकते हैं कि इसमें ए और जेड दोनों डिफरेंट होगा। देखो इसमें क्या हो रहा था, आइसोटॉप्स और आइसोबार में कोई एक इक्वल हो रहा था, है ना। बट आइसोटोन्स में क्या होगा, ए और जेड जो है वह दोनों डिफरेंट होगा, इसको बोलेंगे अपन आइसोटोन्स। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम लोग नेक्स्ट में चीज़ें बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है उसको देखते हैं ना। चलो यहाँ हम लोग देखते हैं, नोट में लिख लेते हैं ए इजिकल टू, जैसे मास नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, मास नंबर को लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर देंगे तो मास नंबर ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग जेड भी लिख सकते हैं, तो ए माइनस जेड। यानी क्लियर है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं ए माइनस जेड, ठीक है ना। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन दिया है कि कार्बन लिया है 6 और 12, यानी जेड का वैल्यू 6 है और यहाँ जो है ए का वैल्यू 12 है। हमको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है बेटा, यहाँ जेड इजिकल टू 6 दिया हुआ है और ए इजिकल टू 12 दिया हुआ है। तो ए क्या है, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, यहाँ यहाँ जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, तो हम यहाँ लिख देंगे एन पी इजिकल टू, ठीक है। चलो ये तो बात हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो एन न्यूट्रॉन क्या लिखेंगे, 12 माइनस 6 ना, ए माइनस जेड, जेड का वैल्यू 6 है तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, जीरो, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। ये तो देख रहे हो यहाँ ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है, न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी। क्लियर है। चलो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, साइज ऑफ, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यू, ठीक है, साइज ऑफ न्यू। अब हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ साइज, साइज प्रैक्टिकली परफॉर्म, परफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा मापा गया, इलेक्ट्रॉन, नॉट, नॉट फॉर्म, नॉट फ्रॉम अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन से इसका साइज मापा गया। जैसे देखो ऐसा है कि यहाँ यदि न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें छोड़ दिया, अब इलेक्ट्रॉन जितना ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया है ना, ऐसे घूम गया चारों तरफ, तो हम लोग इसका साइज नाप लिए कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। तो न्यूक्लियस का साइज जो माप किए हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव करा के किए, अल्फा पार्टिकल को मूव करा के नहीं किए हैं, केवल हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ मूव करा के किए हैं। क्लियर, यही हमने यहाँ लिखा है। चलो अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, सेकंड पॉइंट में रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। यानी यदि हम बात करें आर एन की, एन मतलब न्यूक्लियस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a⁻1/3 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर इस साइन को हटाएंगे, कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे, तो आर एन इजकल टू आर नॉट a⁻1/, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं वेयर आर नॉट इजकल टू न्यूक्लियस कांस्टेंट, न्यूक्लियस कांस्टेंट, ठीक है, न्यूक्लियस कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग रदरफोर्ड कांस्टेंट ही बोल, रदरफोर्ड कांस्टेंट। और इसका वैल्यू हमें पता है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी, ना, रदरफोर्ड ने इसका वैल्यू बताया 1.2 फर्मी। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का वैल्यू ये आ गया। क्लियर है। अब दूसरा हमारा टर्म है ना, और वो है, हम लोग यहाँ दूसरा टर्म लिखेंगे, इसको अपन बात करेंगे वॉल्यूम, है ना। दूसरा जो टर्म है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, है ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम के लिए न्यूक्लियस कंसीडर्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मानते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम वॉल्यूम की बात करें, ध्यान देना, तो वॉल्यूम यहाँ हम लोग लिखेंगे पी एन इजकल टू 4/3 पाई आर एन का। क्लियर है। एक बार इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, पहले इसको नोट कर लो, है ना, ठीक है। तो हमने रेडियस समझ लिया क्या होता है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी साइज इसका हमने देख लिया, अब दूसरा में वॉल्यूम। सब क्लियर है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्लियर है, पी एन इजकल टू 4/3 पाई आर एन क्यूब। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, 4/3 पाई, और आर एन का वैल्यू हमने बताया है आर नॉट ना, a⁻1/3, और इसका टोटल पावर हो जाएगा क्यूब। हम यहाँ लिखेंगे बेटा 4/3 पाई, और इसको हम लोग क्यूब से करेंगे, हो जाएगा आर नॉट का क्यूब इंटू a⁻1/3 इंटू 3 क्यूब हो जाएगा। a3 और a3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम हमारा जो है ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, मास नंबर पर, है ना। यहाँ जो है वॉल्यूम किस पर डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देख रहे हो, 4/3 पाई आर नॉट क्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, यानी वी एन, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करेगा ए पर, है ना। तो यदि हम बात करें कि इफ, यदि ए को बढ़ाएंगे ना, यानी मास नंबर को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, आर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। आर भी बढ़ेगा, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान देना है ना, यहाँ वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लो कि हमने मास नंबर बढ़ा दिया, ठीक है ना, मास नंबर बढ़ा दिया तो प्रोटॉन क्या बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या इसका साइज बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो अभी अभी मान लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कम है, तो इतने साइज में दोनों आ जा रहे हैं। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ा दे तो थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का। हाँ हाँ ठीक है। अब और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बढ़ा दे बेटा, तो क्या और साइज बढ़ाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा इसमें लोग रखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने बताया कि एरिया मतलब, क्लियर है कि यदि
हमने मास नंबर बढ़ाया है, एरिया नहीं है, ध्यान रखना, मास नंबर। यदि मास नंबर बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बढ़ेगा और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मैथमेटिकली भी यही हमारा रिजल्ट शो कर रहा है कि वॉल्यूम जो है ए पर डिपेंड करेगा, मास नंबर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? चलो ये बातें तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इसमें नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक नोट में हम लोग लिखेंगे कि एटम का जो है ना वो रेडियस कितने के बराबर आता है फाइनली, है ना। वो कुछ चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। चलो, हम यहाँ लिखते हैं, समझना, हम लोग लिखेंगे नोट में ना, नोट में लिखेंगे बेटा, समझो, ठीक है ना। नोट में हम लोग लिखेंगे कि आर एटम, है ना, एटम का रेडियस किस में होगा, एंगस्ट्रम में होगा, है ना, जनरली एंगस्ट्रम। और इसका रेंज जो होता है वो होता है 10⁻⁻10। एटम को एंगस्ट्रम के पावर -10 मीटर लिखते हैं ना, तो एटम जो होता है ना, एटम का जो रेडियस होगा वो एंगस्ट्रम में हम लोग मापेंगे। उसी तरह आर न्यूक्लियस की बात करेंगे, है ना, न्यूक्लियस की, तो इसका जो होता है ना ये फर्मी में हम लोग जनरली यूज करते हैं इसका, फर्मी। और रेंज इसका जो होगा बेटा फर्मी रेंज में होगा, और इसको अगर मीटर में लिखें 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये बहुत छोटे होते हैं ना, तो हम लोग इसको मीटर सेंटीमीटर में नहीं, एंगस्ट्रम में फर्मी मापेंगे, काफ़ी छोटे होते हैं, तो एंगस्ट्रम में और फर्मी में। यानी क्लियर है कि जो रेडियस ऑफ एटम होगा एंगस्ट्रम में होगा, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वह फर्मी में होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। वाई की बात हम लोग कर लें, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें एटम की, है ना, तो यहाँ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। किसी किसी बुक में 10⁻, लगभग 10⁻14 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप याद रखो, 15 भी सही है 14 भी, है ना, ये भी सही है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम ऑफ एटम न्यूक्लियस न्यूक्लियस के एटम के कितना 10⁻15 टाइम्स होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे, है ना, तो यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ मास नंबर, मास नंबर रेडियस ऑफ मास नंबर टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस इज 1.5 फर्मी, है ना, 1.5 फर्मी, है ना। फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ मास 54 न्यूक्लियस ना, ये हमको निकालना, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ मास नंबर 2 लिख लें ना, मास नंबर 2, 2 को अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं यार, मास नंबर 2। 2 मास नंबर के लिए न्यूक्लियस का वैल्यू दिया 1.5 फर्मी, तो 54 न्यूक्लियस के लिए अब बताओ मास नंबर के लिए। सब क्लियर है, यहाँ लिख रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है उसको देखो आप। अगर मान लो A1 का जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, मास नंबर 2, और रेडियस R1 इक्वल टू दिया है 1.5 फर्मी, है 1.5 फर्मी। अब समझना, अब हमको क्या है कि मास नंबर हमारा अब जो हो गया A2, यानी मास नंबर हो गया 54, पूछ रहा है कि R2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, R हम जानते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, यही होता है ना भाई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इसको लिखें, है ना, यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख लें यार, R इक्वल टू R0 A⁻1/3, यही तो बताए हैं। अब R1 लिखें यहाँ तो क्या लिखेंगे, R0 तो रहेगा, क्या A1 लिखना पड़ेगा? हाँ जी सर, A1 1/3। सिमिलरली यदि बेटा हम R2 लिखें तो R2 का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, R0, और R2 है यहाँ तो A2 लिख लेंगे, A2 का पावर 1/3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। ये फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं।
हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सेकंड बाई फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आता है बेटा, R2/R1 इजकल टू R2 का वैल्यू क्या है बताओ, R0 A2 पावर 1/3 अपॉन ये क्या हो जाएगा R0 A1 पावर 1/3। बहुत बढ़िया। R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा और R2 का वैल्यू हमको निकालना है। R1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो R1 का वैल्यू, चलिए R1 का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू 1.5 रखना पड़ेगा। यहाँ R1 का वैल्यू हम रखेंगे 1.5, ठीक है। R1 का वैल्यू अपन रख लेंगे 1.5, बहुत बढ़िया, इजकल टू अब यहाँ A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू दिया हुआ है, बोलो बोलो, A2 का वैल्यू दिया है 54, 54 का पावर 1/3 और A1 का वैल्यू है 2 का पावर 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 54/2 का पावर 1/3, ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बेटा, 27, 27 का पावर 1/3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 3 आई इंटू 1/3। 3 और 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3, यानी R2/1.5 इजकल टू 3। तो क्या R2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 फर्मी, 4.5 फर्मी, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 4.5 फर्मी। क्वेश्चन यही था, है ना, और ये नीट में पूछा भी गया है, ठीक है। चलो, तो ये रिलेशन हम लोग समझ गए कि आंसर इसका कैसे आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है, इसको नोट कर लो आप, है ना। एक और क्वेश्चन कर, बहुत सिंपल है, चलो देखो देखते हैं ना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास और वो है फाइंड फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है ना, न्यूक्लियन, फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ना, which radius which radius which radius is twice of mass mass number twice of mass number ना, twice of mass number टू न्यूक्लियन, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग करेंगे, एक बार क्वेश्चन रीड करो समझो, ठीक है ना। यानी क्लियर है, इसमें क्या कर रहा है, यदि A1 का वैल्यू 2 दिया है, मास नंबर, A1 का वैल्यू 2 दिया है और R1 का वैल्यू हम मान लें R है, तो ना, अब अगर A2 का वैल्यू 7 है, तो R2 का वैल्यू क्या हो जाता है, A2 का वैल्यू हमको निकालना है, एक्चुअली A2 का वैल्यू हमको निकालना है और R2 का रहा है ट्वाइस हो जा रहा है, रेडियस ट्वाइस हो जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस व्हिच रेडियस इज ट्वाइस ऑफ मास नंबर टू न्यूक्लियंस, ठीक है ना। तो क्लियर है कि यहाँ देखो 2 न्यूक्लियंस के लिए रेडियस R है, तो कह रहा है कि A2 का वैल्यू बताइए जब रेडियस डबल हो जाए, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई किया था। R इजकल टू फार्मूला होता है R0 A⁻⁴ R1 लिखेंगे हो जाएगा R0 और A की जगह बेटा A1 का पावर 1/3 हो जाएगा। उसी तरह R2 की जगह हम लिख लेंगे R0 और A2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 पावर 1/3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड बाई फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा समझो, सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं R2/R1, ठीक है बेटा, इजकल टू R0 A2 पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई ना R0 A1 पावर 1/3। बेटा R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा R2/R1 इजकल टू, यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं A2/A1 का पावर 1/3। अब ऐसा करते हैं ना, 3 पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर क्यूब ले लेते हैं दोनों तरफ, ऐसे समझ लो ना, R2/R1 का पावर क्यूब यहाँ ले लिए ना, और यहाँ लिखेंगे A2/A1 का पावर 1/3 तो है ही और इसका क्यूब ले लिए।
1/3। A3 और A3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R2/R1 का पावर क्यूब इजकल टू A2/A1। ठीक है बेटा, तो R2 का वैल्यू 2R, हम यहाँ लिख लेंगे बेटा 2R। R1 का वैल्यू R का पावर क्यूब इजकल टू A2 तो हमें निकालना है, A1 का वैल्यू दिया है 2। तो देखो AR और AR तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हमारा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, है ना। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना यहाँ। तो ये आ जाएगा 8 इजिकल टू A2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, A2 इजिकल टू 8 इंटू 2 यानी 16 आ जाएगा। A2 का वैल्यू हमसे पूछ रहा था और A2 का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, तो भाई यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे और बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, देखते हैं। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए। ठीक है ना, कोई न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ए है, इनिशियली प्रेजेंट एट रेस्ट, रेस्ट में है, एंड सडनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। रेशियो स्पीड का दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इट्स स्पीड 1:8। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइज, साइज का रेशियो पूछ रहा है, जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। यानी साइज का रेशियो का मतलब क्या हुआ, साइज के रेशियो का मतलब रेडियस का रेशियो हमें पता चल जाए तो क्या वही साइज होगा। हाँ जी सर, वही साइज होगा, वेरी गुड। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक न्यूक्लियस लिया है बेटा, है ना, और ये है, यह क्या होता है, सडनली डिवाइड हो गया भाई दो पार्ट। ठीक है ना, या v1 वेलोसिटी से, और दूसरा पार्ट है ना, ये जो है v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। चलो अब इसमें हम पहले क्या है, पहले यहाँ v का वैल्यू 0 है, रेस्ट में रहता है और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम जानते हैं, एक बात ध्यान रखना, हम जानते हैं कि यहाँ जो है ना r इजिकल टू R0 A⁴ यहीं आएगा। चलो हाँ, तो यदि हम डायरेक्ट, इससे पहले हमने कई क्वेश्चन कर लिया तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई R2/R1, R2 चाहे R1/R2 भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, R2/R1 भी लिख। यदि हम R1 और R2 का रेशियो लें तो क्या R1/R2, R1 का वैल्यू, R1 का वैल्यू देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं R0 A1, यहाँ 1 है तो 1 का पावर 1/3 होगा। हाँ जी सर, होगा, बहुत अच्छा। चलो R2 का वैल्यू बेटा R0 और A2 का पावर 1/3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। A R0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास R1/R2 लिख लेते हैं, R1/R2 इजकल टू क्या आएगा, A1/A2 का पावर 1/, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब हमको क्या करना है समझना, A1 और A2 तो हमको दिया नहीं है, ये हमको निकालना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब ऐसा करते हैं कि देखो, अगर अचानक से चीज़ें डिवाइड हो जाएं, मतलब हमने हमारा जैसे हमने पढ़ा है इससे पहले 11th में कि अगर किसी बॉडी का अचानक से टुकड़ा हो जाए तो भैया हमारा उसमें कोई हाथ नहीं होता है। कोई हाथ नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्स जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम को हम लोग इनिशियली देखो, एम इंटू वी, इसका मास होगा ए इंटू वी, एम की जगह ए लिखेंगे ना, तो ए इंटू वी इजिकल टू M1 V1 प्लस A2 V2, क्या ही आएगा। चलो तो ये v का वैल्यू यहाँ 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2। तो क्या हम इसको इधर लेके आए, हाँ ठीक है सर, इधर लेके आ जाओ आप, -A1 V1 इजिकल टू A2 V2, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यार, निगेटिव आ रहा, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान दो, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A1 V1, है ना, A1 V1 इजिकल टू A2 V2। A2 को इधर लेके आओ तो A1 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो A2, अच्छा अब V2 यहीं रहेगा, V2 यहीं रहेगा, V1 को इधर लेके जाओ तो V2 भी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी V1 ना, V1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
तो V2/V1 यानी यहाँ हम लोग को देखो ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या है V1 है और इसका वैल्यू क्या दिया V2। तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 8/1 है ना। तो A1/A2 का वैल्यू आ गया 8/1। यहाँ देखो मॉड है ना, तो मॉड के अंदर हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड ले लिए तो ये जो निगेटिव है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ हमने पॉजिटिव रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, अब हम लोग इसको ना फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे R1/R2 इजकल टू, है ना, R1/R2 इजकल टू A1। A1 का वैल्यू है बेटा, A1/A2 का वैल्यू कितना है 8/1 का पावर क्यूब, है ना। हाँ 1/क्यूब, 1/क्यूब। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको समझो, यहाँ यहाँ 2/1 का क्यूब लिख सकते हैं। ए टोटल का पावर 1/3 लिखें। अरे 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही आएगा ना बेटा, तो A3 और A3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2/1 आएगा, यानी 2:1 का आंसर आएगा। R1/R2 2:1। यही हमसे पूछ रहा था कि रेशियो बताइए साइज का। तो साइज का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, और रेडियस का रेशियो बेटा आ जाएगा R1/R2 इजकल टू 2:1। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट को यदि कहीं दिक्कत यहाँ आ रही है तो बेटा वीडियो को फिर से देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।